अविनाशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं, डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले, गणपत चले संग कार्तिक चले। अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो भाई, जल्दी लाइक कर दो सारे बच्चे फटाफट से जी। और हर ग्रुप में इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लो जल्दी। ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, की हाल चाल मेरे दोस्तों? वधिया। चले वहाँ यमुना चले, डमरू को सुनकर जी गंगा चले। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ यमुना कैसन हो? बहुत बढ़िया हैं। मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने।
वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग पार्थ, गुड इवनिंग विशाल, वेरी गुड इवनिंग प्रणव, श्रेया, रेशमा, हर्ष, के हाल चाल हैं भाई साहब? बढ़िया हो? कोई दिक्कत तो ना लाग रही भाई? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? अरे बता दे भाई, सावन का महीना चलन लाग रहा है, भगवान भोलेनाथ के दिन चलन लाग रहे, मंदिर मंदिर जाओगे नहीं जाओ भोले भंडारी के पास? हैं? भोलेनाथ ने मत्था टेको नहीं टेको? अगर तो दूध भी चढ़ा दिया करो भोलेनाथ ने, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया भाई। चलो जी आ जाओ फटाफट से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी। अब आज हमें स्टार्ट करनी है MTP 2, ठीक है? MTP 1 हमने खत्म कर ली ना। देखो अभी तक हमारा क्या हो चुका है, अभी तक हमारी RTP खत्म हो चुकी है GST की, अभी तक हमारी MTP 1 खत्म हो चुकी है। आज हम यहाँ पे MTP 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल हमारी MTP 2 भी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, इसके बाद जो इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं, टोटल मिला के 8 मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं, तो उसको हम चैप्टर वाइज करेंगे। मतलब इस MTP को करने के बाद ना फिर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे, और जैसे सेम प्रेजेंटेशन वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जी, ठीक है जी। चलो आ रहे हो सारे के सारे बच्चे, फटाफट से एक बार यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हम GST की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो हमारा केस बेस MCQs क्वेश्चन है जी। सर जी चैप्टर वाइज कब से कराओगे? मेरे बच्चे इसके बाद से करा देंगे, कसम लगे भगवान की। कई बच्चे बड़े तड़प रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज कब से कराओगे? गाबा सर मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना तो घबराहट होती है गाबा सर, मिक्स क्वेश्चन नहीं हो पाते। आप ना हमें चैप्टर वाइज कराओ गाबा सर, मिक्स क्वेश्चन से हमारा दिल दुख दुख करता है नालायक। करा देंगे चैप्टर वाइज, परसों से करा देंगे, ठीक है? अच्छा बाय, जा रहे हो ना? चलो परसों से आ जाना, ठीक है? बाय 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 कल्पना, बाय, और बाय हर्ष, चैप्टर वाइज में आना, ठीक है? बाय बाय नालायक। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे केस बेस MCQs को हम डिस्कस करते हैं, तो सारे बच्चे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है जी? सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस सीरीज का मेन पर्पस क्या है? इस सीरीज का मेन पर्पस यह है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है? चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ। सबसे पहला केस सिनेरियो 1 आपके सामने यहां पे है, तो जी केस सिनेरियो 1 क्या कहता है? इधर देखो ध्यान से जी, क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है? कह रहा है PMC लिमिटेड, PMC लिमिटेड पहली बात एक कंपनी है, ठीक है ना? PMC लिमिटेड पहली बात एक कंपनी है, वो इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो कंपनी की बात हो रही है। तो अगर PMC लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे है? राजस्थान में है, ठीक है ना? तो मतलब उसकी यूनिट जो है वो राजस्थान में है, ठीक है? फर्दर इट हैज एंसिलरी यूनिट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात एंड इज रजिस्टर्ड इन द ईच ऑफ दीज स्टेट। मतलब वो कह रहा है उसकी एंसिलरी यूनिट जो है ना वो और भी 2 स्टेट में है, एक तो मध्य प्रदेश में है और एक गुजरात में है, और वो इस स्टेट में अलग से रजिस्टर्ड है। मतलब उसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, मतलब राजस्थान में अलग रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद मध्य प्रदेश में अलग रजिस्ट्रेशन है, गुजरात में अलग रजिस्ट्रेशन है। फिर वो कह रहा है मोर ओवर, इसके अलावा PMC लिमिटेड ओन एंड ऑपरेट ए होटल इन उदयपुर राजस्थान। मतलब उसका एक होटल भी है, उसका एक होटल भी है, उदयपुर में है, राजस्थान में है। तो मतलब पहली बात तो एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहां पे है? राजस्थान में। उसकी इंसिडेंटल 2 यूनिट हैं, कहां कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, और इन तीनों स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। फिर वो कह रहा है उसके पास एक होटल भी है, जिस होटल को वही ऑपरेट कर रहा है, वो कहां पे है? उदयपुर में, राजस्थान के अंदर उसका एक होटल भी है। अच्छी बात है। फिर वो कहना चाह रहे हैं इन एडिशन टू द अफोरसेड PMC लिमिटेड ओन ए कमर्शियल स्पेस, उसके पास एक कमर्शियल स्पेस भी है विच इज रेंटेड आउट टू ए रजिस्टर्ड पर्सन एट द मंथली रेंट 50,000। मतलब उसके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी है एक
रजिस्टर्ड पर्सन को। अब तुमसे बढ़िया कौन जानता है, याद करो अभी अभी अमेंडमेंट आई है, अभी अभी अमेंडमेंट आई है कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा और वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा तो भी जीएसटी लगेगा, बट फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब ये कंपनी के पास एक कमर्शियल स्पेस है, तो क्या ये कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। तो अगर ये कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है वो किसको दे रही है? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज की बात नहीं होगी, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर उसने बोला मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमसी लिमिटेड, मतलब मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पीएमसी लिमिटेड की है, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ द सेम during the month of April, PMC Limited incurred certain expenditure on the purchase of maintenance related material. The said expenditure are recoverable from the tenant along with the invoice issued from rent. लो जी, अब ये पैसा रिकवर कहां से करेगा? ये पैसा रिकवर करेगा टेनेंट से, उस रेंट के साथ में। तो क्या मैं कह सकता हूं, अच्छा एक बात मेरे को बताना, नॉर्मली जब भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है नॉर्मली वो ओनर की ही होती है, मतलब टेनेंट से वो पैसा रिकवर कर लेता है बट मेंटेनेंस तो ओनर करवाता है ना। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अब जिस प्रॉपर्टी में मेरी फेस टू फेस क्लास चलती है ना लक्ष्मी नगर में, उसका मैं 1 लाख रुपए तो 1 महीने का रेंट पे करता हूं और 6,000 रुपए उसकी 1 महीने की मेंटेनेंस पे करता हूं। मेंटेनेंस करवाता ओनर है, मेंटेनेंस करवाता ओनर है। जैसे मान लो कॉमन एरिया की लाइटिंग होगी, लिफ्ट लगी हुई है, साफ सफाई होगी, वो सारी करवानी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ओनर मुझसे हर महीने के 6,000 रुपए मेंटेनेंस के ले लेता है। तो टोटल में कितने पे कर रहा हूं? 1,06,000 पे कर रहा हूं, 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहा हूं, 6,000 रुपए की मेंटेनेंस पे कर रहा हूं। तो आपको नहीं लग रहा प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह पे ऐसा ही होता है? बिल्कुल हर जगह पे ऐसा होता है। तो अगर हर जगह पे ऐसा होता है तो आपको नहीं लग रहा ये सप्लाई मेरी कॉम्पोजिट सप्लाई है? बिल्कुल कॉम्पोजिट सप्लाई है। आप में से अगर किसी के पापा ने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली होगी ना, तो पापा से एक बार पूछना, पापा घर आ गए हैं? पापा घर आ गए? हेलो अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, हाँ जी भाई साहब, ओ कहां जा रहे हो? हाँ जी इधर आओ, इधर। अंकल जो आपने ऑफिस खोला हुआ है बिल्डिंग के अंदर, तो ऑफिस जो आपने खोला हुआ है बिल्डिंग के अंदर, तो आप मेंटेनेंस पे करते हो ना उसकी? करते हो। तो क्या अंकल मेंटेनेंस आप करवाते हो या ओनर करवाता है? ओनर करवाता है। बट पैसे किससे लेता है? आपसे लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हर केस में ऐसा ही होता है। अगर आपके पापा, अगर इवन फ्लैट वाले केस के अंदर भी मेंटेनेंस जाती है, जो अगर आपका सोसाइटी में फ्लैट है तो वहां पर भी तो मेंटेनेंस जाती है, तो मेंटेनेंस आप पे करते हो ना। तो अगर मेंटेनेंस आप पे करते हो तो सामने वाला बंदा मेंटेनेंस करवा रहा है, उसके पैसे वो आपसे कलेक्ट कर लेता है। तो आपको नहीं लग रहा कि रेंटिंग की सर्विस और साथ में मेंटेनेंस की सर्विस जो है एक तरह की कॉम्पोजिट सप्लाई है? कॉम्पोजिट सप्लाई है। अच्छा अगर एक तरह की कॉम्पोजिट सप्लाई है तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इस केस में फिर जीएसटी का रेट एप्लीकेबल कौन सा होगा? क्या दोनों पे अलग अलग रेट लगेगा या प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। अब एक बच्चा कह रहा है यार गाबा सर एक बात बताओ, कैसे बेकार की बात कर रहे हो, कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? भाई एक बात बताओ, कॉम्पोजिट प्राइस में तो सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है। यहां तो वो सिंगल प्राइस ही चार्ज नहीं कर रहा, यहां तो 50,000 रुपए का वो रेंट ले रहा है और साथ में मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो अलग से ले रहा है। तो यहां तो अलग अलग प्राइस है। अब अगर अलग अलग प्राइस है तो ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई कैसे हो सकती है? हेलो ओए 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 इधर सुन, याद कर बेटे कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन। कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा था सिंगल प्राइस होना जरूरी है। कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में यह लिखा था कि आपका बंडल जो है वो नेचुरल बंडल होना चाहिए, चाहे सिंगल प्राइस हो या ना हो, यह मैटर नहीं करता। हाँ याद कर बेटे, सेक्शन 2 क्लोज नंबर 30 कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, इसमें लिखा था 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई नेचुरली बंडल होने चाहिए। नेचुरली बंडल हो, उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो, तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? रेंटिंग वाली सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। तो अगर रेंटिंग वाली सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है तो पूरी वैल्यू पर जो रेंटिंग का जीएसटी का रेट होगा वो रेट यहां पे एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। तो अभी हमने पता नहीं एमसीक्यूज नीचे क्या दे रखे हैं, बट हम छोटी छोटी बातें क्लियर करके चल रहे हैं ताकि एमसीक्यूज करने में दिक्कत ना आए। तो पहली बात,
अगर उसने नीचे क्वेश्चन पूछा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, तो हम आंसर बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या रेट अलग अलग लगेगा या कैसे लगेगा, तो भाई अलग अलग नहीं लगेगा, पूरी वैल्यू पर जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वो रेट लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है तो रेट प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है रेट जो है एप्लीकेबल मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस 5% है, तो उस पर 5% है। अच्छी बात है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, अब ड्यूरिंग द ईयर पीएमसी लिमिटेड एग्री टू प्रोवाइड द होटल। लो जी, पीएमसी लिमिटेड जो है होटल प्रोवाइड कर रही है किसको? मिस्टर एक्स को। ठीक है, फॉर ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस, बिजनेस की कॉन्फ्रेंस के लिए, टू बी हेल्ड एट उदयपुर, टू बी हेल्ड एट उदयपुर। तो मतलब कॉन्फ्रेंस कहां पे है? उदयपुर में है। मिस्टर एक्स इज अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन महाराष्ट्र। तो भैया अगर मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है, पहली बात अगर वो होटल की एकोमोडेशन की सर्विस दे रही है तो होटल की लोकेशन जहां पे होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है ना, यहां पे B2B और B2C की तो बात ही नहीं थी। याद करो, सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे होटल के रहने, अगर वहां पे होटल की सर्विस दी जा रही है, होटल में कॉन्फ्रेंस करने की सर्विस, तो लोकेट कहां पे करता है? होटल उदयपुर में। उदयपुर कहां पे है? राजस्थान में। सप्लायर भी कहां का है? राजस्थान का। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे CGST प्लस में SGST की बात होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट पर आओ, वो कह रहे हैं इन एडिशन टू अफोरसेड ट्रांजैक्शन, जो ऊपर ट्रांजैक्शन है उसके अलावा पीएमसी लिमिटेड स्पेंट एंड अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपए ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो जी, अब CSR एक्टिविटी करने के लिए कुछ गुड्स इन्होंने प्रोक्योर की हैं। अब CSR एक्टिविटी करने के लिए कुछ गुड्स इन्होंने प्रोक्योर की हैं, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है ITC मिलेगा या ITC ब्लॉक हो जाएगा? ITC ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये ITC के बारे में पूछेंगे, इस केस में ITC अवेलेबल ही नहीं होगा। याद करो सेक्शन नंबर 17(5) CSR के लिए जो भी हम गुड्स और सर्विस लेते हैं उस केस में ITC ब्लॉक होता है जी। अब वो कह रहे हैं जी जो GST का रेट है आपका वो इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई पर 18% है। ठीक है, जहां पर मेंशन नहीं किया वहां पे 18% है। एज्यूम कोई आउटवर्ड इनवर्ड ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम अबव, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों का आंसर आपने बताना है। आओ जी चेक करो पहला क्वेश्चन। कह रहा है फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय पीएमसी लिमिटेड। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या दोनों पे अलग अलग रेट चार्ज करोगे या एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई सिंगल रेट चार्ज करोगे? एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई सिंगल रेट चार्ज करोगे। एक बच्चा कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ, क्या ये मिक्स सप्लाई नहीं है? कैसे मिक्स सप्लाई है भाई? अभी मैंने साफ साफ खड़े खड़े, रात का टाइम हो चुका है, 9:15 हो चुके हैं, अभी पापा भी घर में तुम्हारे हैं, मम्मा भी घर में तुम्हारे हैं, और तुम नालायक उनके सामने क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यो मिक्स सप्लाई हो सके या ना हो सके, तो किस तरह हो सके भाई? जब मैं कहने लग रहा हूं हर जगह पे ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, तुम कहीं पर भी जाओगे तो मेंटेनेंस थाने ही देनी होगी, कराएगा ओनर, और वो रेंटिंग के साथ ही होती है, तो नेचुरल बंडल है, तो सिंगल रेट चार्ज होगा। मैं नहीं खेलना अगर तारे साथ। तो भैया यहाँ पे रेंट एंड मेंटेनेंस दोनों पे जो होगी वो 18% का GST एप्लीकेबल होगा, अलग अलग रेट नहीं लगेगा। और ये भी गलत है, और वो कह रहा है 5% दोनों पे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। सर जल्दी करवा दो बेटे, तू जल्दी कर ले यार, अब इससे जल्दी तो नहीं हो पाएगा यार। ऐसा कर लेना, वीडियो खत्म होगी ना तो 5 की स्पीड पे सुन लियो, 5 की स्पीड पे, 5 की स्पीड पे खत्म हो जाएगी फिर बहुत जल्दी। और क्या टेंशन क्यों लेनी है यार? हाँ, ये तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहती है, आप 10 की स्पीड पे भी सुन सकते हो, 10 की स्पीड पे सुन लो, 15 की स्पीड पे सुन लो, समझ आए ना आए वो तो एक अलग बात है। आगे देखो अगला पॉइंट जी, वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द होटल एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स GST पेबल बाय पीएमसी लिमिटेड इज। हाँ जी, अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोलो जी, अब अगर होटल एकोमोडेशन की सर्विस पे GST कैसा लगेगा बताओ जी, जल्दी बोलो। होटल एकोमोडेशन की सर्विस पे फटाफट से बोल दो GST कैसा लगेगा। होटल की एकोमोडेशन की सर्विस है तो होटल, जहां पे होटल है, अब जहां पे होटल है, जहां पे सर क्वेश्चन में मेटेरियल 5% दी है, स्नेहा वही तो मैं कह रहा हूं, 5% हमें नहीं देखना ना। अबे नालायक, जब कॉम्पोजिट सप्लाई होती है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है ना, तो कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट 18% नहीं है क्या? उसने बोला नीचे 18% रेट है, फिर वही बात कर रहे हो।
हाँ जी, यहां पर बताओ जी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अभी हमने डिस्कस किया होटल की एकोमोडेशन पे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होगा एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर वो कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विद रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू पीएमसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर पर्पस ऑफ सीएसआर। बताओ क्या आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली बात आईटीसी नहीं मिलेगा जी। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू पीएमसी लिमिटेड। तो भैया इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी मुझे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बाकी मुझे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लो जी, हाई फाई 6 नंबर हमारे पक्के हो गए। हाथ आगे करो जी, हाथ आगे करो, हाई फाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तुम्हारा धीरे धीरे, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक आ रही है, हैं? फायदा हो रहा है कुछ? चलो बहुत बढ़िया जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब केस सिनेरियो 2 पर आओ। केस सिनेरियो 2 क्या कहते हैं जी? चलो अब एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे कह रहा है अन्य एंड कंपनी। हाँ जी, अन्य एंड कंपनी। हाँ जी, वो कह रहा है अन्य एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। अच्छा, अन्य एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है। हाँ जी, बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है जी, बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है। अब यहां पे देखो वो कह रहे हैं इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड सिंस 1 अप्रैल। वो 1 अप्रैल से रिटेल ट्रेड में है। द फर्म बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर। अब वो 1 अक्टूबर को लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर वो 1 अक्टूबर को लाइबल हो गया तो याद है कितने दिन में उसको अप्लाई करना पड़ेगा जी? जल्दी बोलो, कितने दिन में अप्लाई करना पड़ेगा? फटाफट से बोल दो। अगर वो 1 अक्टूबर को लाइबल हो चुका है तो उसके 30 दिन में अप्लाई करना होगा। अगर इसके 30 दिन में वो अप्लाई कर देगा तो इफेक्टिव कब से बनेगा? 1 अक्टूबर से बनेगा। और अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं करेगा, फिर जब से उसको आरसी मिलेगी तब से वो इफेक्टिव बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर देखो वो क्या कह रहा है, हाउएवर इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर। अब उसने अप्लाई किया 10 अक्टूबर को। सारे बच्चे बोल देना 1 अक्टूबर को वो लाइबल हुआ, 10 अक्टूबर को उसने अप्लाई कर दिया। तो क्या उसने अप्लाई विद इन 30 डेज किया? क्या उसने अप्लाई विद इन 30 डेज किया? बिल्कुल किया। और उसको आरसी जो मिली है, उसको आरसी मिली है, फॉर्म को आरसी मिली है 5 नवंबर को आरसी मिली है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो लाइबल हुआ 1 अक्टूबर को, अप्लाई किया 10 अक्टूबर को, आरसी मिली 5 नवंबर को, तो इफेक्टिव कब से बनेगा? इफेक्टिव बनेगा 1 अक्टूबर से बनेगा। इफेक्टिव जो बनेगा वो 1 अक्टूबर से बनेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर वो कह रहा है इट हैड इनपुट हेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स। उसके पास स्टॉक बचा हुआ है। हेलो, उसके पास स्टॉक बचा हुआ है। अब अगर उसके पास स्टॉक बचा है, याद करो सेक्शन नंबर 18। भाई साहब कहां जा रहे हो? हेलो अंकल जी, सोना नहीं है यार। ना 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 ना, 2 मिनट बैठो ना, 2 मिनट बैठ जाओ, बस 10 बजे तक बैठ जाओ, 10 बजे तक सुन लो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं अंकल जी, जो स्टॉक बचा है ना, इसको जो आपके साथ ये नालायक जो बैठा है ये, इसको हमने क्लास में बताया था कि सेक्शन 18 होता है। सेक्शन 18 के अंदर अंकल जी मैंने ये बताया था कि जहां पर लाइबल हो जाता है, मतलब जहां पे इफेक्टिव डेट जो होती है रजिस्ट्रेशन की, उसे 1 दिन पहले का जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब अंकल जी एक बात बताओ, ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अक्टूबर है, तो इससे 1 दिन पहले क्या बनेगा? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक जो भी उसके पास बचा हुआ स्टॉक होगा उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। अंकल जी बस इतनी सी बात है। अंकल जी बस इतनी सी बात है, 30 सितंबर तक जो भी स्टॉक बचा होगा ना, उस पे जो भी जीएसटी दिया होगा उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। सिंपल सी बात, बस इतनी सी निकल के आ रही है, और कोई कलेश वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो, अन्य कंपनी नीड टू ट्रांसपोर्ट 1 कंसाइनमेंट टू द ट्रांसपोर्टर एंड देन टू द कंसाइनी। पहले वो ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा, फिर वो कंसाइनी के पास जाएगा। द डिस्टेंस विद इन द सेम स्टेट बिटवीन गोडाउन ऑफ द फर्म एंड द ट्रांसपोर्टर 20 किलोमीटर एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर कंसाइनी 99 किलोमीटर। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो ई वे बिल वाला चैप्टर। हेलो भाई साहब, ओए ओए याद करो, ई वे बिल वाला चैप्टर याद करो। ई वे बिल वाले चैप्टर के नोट्स एक बार खोल के देख लेना, वहां पर लिखा था अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है और अप टू 50 किलोमीटर जाना है, सेम स्टेट में सप्लाई है, अप टू 50 किलोमीटर जाना है, तो जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है ना, वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल होती है वो पार्ट नंबर बी के अंदर जाती है। याद है मैंने कहा था ई वे बिल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में सप्लायर की डिटेल रिसीवर की होती है, और पार्ट नंबर बी में जो होती है वो ट्रांसपोर्टर की होती है। तो अगर इंट्रा स्टेट है,
अप टू 50 किलोमीटर है तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब पार्ट बी जो होता है वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा है उस केस में फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, बट जहां 50 किलोमीटर तक है उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां पे 20 किलोमीटर है, इस वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इस वाले केस में रिक्वायरमेंट है, बस ये बात ध्यान दो। अब देखते हैं उसने क्या पूछा है। कह रहा है ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इंट्रा स्टेट सप्लाई है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कंडीशंस एप्लीकेबल है आईटीसी वाली। 4 से 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बता भाई क्वेश्चन क्या है। कह रहा है डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओ भाई साहब ओए बताओ इफेक्टिव डेट पूछ रहा है, बताओ इफेक्टिव डेट अभी हमने निकाली थी। 1 अक्टूबर को लाइबल हुआ, 10 अक्टूबर को उसने अप्लाई किया, विद इन 30 डेज आई थिंक 5 या 8 नवंबर को सर्टिफिकेट मिला। इफेक्टिव कब से बनेगा? 1 अक्टूबर से बनेगा। तो 1 अक्टूबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर अन्य एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। बताओ अब कहां कब से वो एलिजिबल होगी? तो 1 अक्टूबर को वो लाइबल हुआ, उससे एक दिन पहले तो 30 सितंबर तक जो उसका स्टॉक बचा होगा उसके लिए आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल हो जाएगी। तो 30 सितंबर यहां पे आएगा जी। बताओ क्या सिंपल क्वेश्चन है यार, मजा सा आ रहा है क्वेश्चन करके। फिर वो कह रहा है अगले का बताओ जी। फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल ऑफ कन्वेंस पार्ट बी। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है पार्ट बी के लिए। पार्ट बी किसका होता है? ट्रांसपोर्टर का। तो कह रहा है पार्ट बी नीड नॉट बी फाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम गोडाउन ऑफ अन्य कंपनी टू ट्रांसपोर्ट लोकेशन। ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी वाले केस में 99 किलोमीटर है, वहां पे पार्ट नंबर बी देना पड़ेगा, बट गोडाउन से ट्रांसपोर्टर वाले केस में 20 किलोमीटर था, उस केस में पार्ट नंबर बी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 6 नंबर हमारे और पक्के हो गए। हाई फाई करो फटाफट से, जल्दी करो। चलो बहुत बढ़िया जी। अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सहानी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, इंपोर्ट द फॉलोइंग सर्विस। अब उसने फॉलोइंग सर्विस इंपोर्ट की है, जैसे उसने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं आता एग्जाम में? बेटे सारे एग्जाम में आ चुके हैं, और हर प्रॉब्लम पता क्या, हर अटेम्प्ट का बच्चा कहता है हाय हमारा पेपर सबसे मुश्किल था, हाय गाबा सर हमारा पेपर सबसे मुश्किल था। ऐसा अटेम्प्ट कभी नहीं बना, इंस्टीट्यूट ने फोड़ दिया, इंस्टीट्यूट ने हमसे बदला ले लिया। हर बार बच्चा यही बात कहता है, हर बार बच्चे की एक ही कहानी है, हम जैसा अटेम्प्ट तो कभी बना ही नहीं। जैसे वो कहते हैं ना मेरी वाली तो अलग है, सब यही कहते हैं मेरे वाली तो अलग है। हर बार बच्चा कहता है मेरे जैसा अटेम्प्ट तो बना ही नहीं सर, इतना मुश्किल। पैटर्न ही बदल दिया सर इंस्टीट्यूट ने, पैटर्न ही बदल दिया गाबा सर, पैटर्न चेंज। और जब वो बाद में क्वेश्चन करवाते हैं उसको तो दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं आता। फिर जब उनके अटेम्प्ट में वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, हाय इतना मुश्किल क्वेश्चन कहां से आ गया, गाबा सर मार दिया हमें। ये हर बार की कहानी है नालायक। हर बार की कहानी है, हर बार की। मेरे वाली सबसे अलग है। आ जाओ फटाफट से आओ जी, इधर सुनो ध्यान से। तो यहां पे एक बार चेक करो जी, यहां पे एक बार चेक करना क्या है। अब देखो यहां पे जी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं जी, हाँ जी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में या तो 7(1)(b) लगता है या 7(1)(c) शेड्यूल 1 का पैरा 4 लगता है, अगर आपको याद आ रहा हो जी। यही तो होता है ना भाई, सिंपल सी बात है, या तो 7(1)(b) लगता है, या तो 7(1)(b) लगता है, और या 7(1)(c) शेड्यूल 1 का पैरा 4 लगता है। यही तो होता है ना। अब एक बात मैं बताऊं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में बस यही केस एप्लीकेबल होगा और कोई भी केस एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब एक बार यहां पे चेक करो क्या कह रहा है। कह रहा है आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम मिस्टर विपुल ए पार्टनर ऑफ फर्म, ठीक है, हु रिजाइड इन फ्रांस, ठीक है, फ्रॉम 1 लाख द सेड सर्विस वाज पेड बट नॉट यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसकी ऐसे की तैसी। भाई साहब अगर याद है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बदले में अगर कंसीडरेशन है ना तो वो हर केस में सप्लाई है, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, ये मैटर ही नहीं करता। अब यहां पे कंसीडरेशन है। अरे रिलेटेड पर्सन छोड़ना रेशमा, छोड़ रिलेटेड पर्सन छोड़ मेरे बच्चे, यहां पे कंसीडरेशन है यार।
जब कंसीडरेशन है तो चाहे वो इन द कोर्स में हो या ना हो, की फर्क पैंदा है? कोई फर्क ही नहीं पैंदा ना। कंसीडरेशन वाले केस में तो हमेशा सप्लाई बनेगी, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कंसीडरेशन है तो 1 लाख तो बनेगा ही बनेगा। अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर वो कह रहे हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ली है फ्रॉम मिस्टर किशोर। ठीक है, किशोर कौन है? ए रिनोन्ड लॉयर, अच्छी बात है, इन सिडनी। ठीक है, हु वाज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। भैया एक्स एम्प्लॉय ऑफ द फर्म तो रिलेटेड पार्टी तो है नहीं, रिलेटेड पार्टी तो है नहीं ना, एक्स एम्प्लॉय है। द वैल्यू ऑफ द सेड सर्विस वाज 3 लाख। ओके, इवन दो इट वाज यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नो कंसिडरेशन वाज पेड बाय द फर्म। मतलब सर्विस की वैल्यू 3 लाख थी बट कंसिडरेशन पे नहीं किया। जब कंसिडरेशन पे नहीं किया तो 7(1)(c का पैरा 4 में लिखा है रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। अब ये रिलेटेड पार्टी तो है नहीं, जब रिलेटेड पार्टी नहीं है तो भाई ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है। जब सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है तो उसने बोला बताओ अमाउंट बताओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस को जिसको हम सप्लाई बनाएंगे। तो भाई 1 लाख रुपए को सप्लाई बनाएंगे, बस 1 लाख रुपए को सप्लाई बनाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है यार? बोल दो मेरे बच्चों, बोलते क्यों नहीं हो? डन ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का ना। चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, फटाफट से आओ जी। अब वो कह रहा है मिस्टर अनिमेश है सोल प्रोप्राइटर, जनरेटेड ई चलान। ई चलान याद है पेमेंट वाला चैप्टर, ई चलान, चलान जो जनरेट करते हैं जिसकी वैलिडिटी जो होती है चलान की 15 दिन तक होती है। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ई चलान 5 दिसंबर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिस ई चलान विल बी वैलिड। ओ भाई साहब बताओ 5 दिसंबर को अगर किया तो 15 दिन तक वैलिड रहेगा, तो 20 दिसंबर तक ई चलान जो है वो वैलिड रहेगा। 15 दिन यहां से जोड़ लो बस इसमें। बताओ यार, 15 नंबर पक्के हो गए हमारे एमसीक्यूज के। ना कोई प्रेजेंटेशन ना कोई कुछ, कोई प्रेजेंटेशन नहीं कोई कुछ नहीं, 15 नंबर पक्के हो गए जी। सर आप करते हो तो सब इजी लगता है, पता क्यों? क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, बस यही सीखना है तुमने मुझसे। और तुमने इस सीरीज में कुछ नहीं सीखना, मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूं, कहां पोज दे रहा हूं, कितनी आराम से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वो सीखना है बस आपने मुझसे। अगर वो सीख लिया ना तुम्हारे 80 नंबर पक्के हैं, 70-80 नंबर टेक्स्ट में कन्फर्म। बच्चों को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, प्रोविजन तुम्हें सारे आते हैं। तुम्हें ऐसा कोई प्रोविजन लग रहा है जो हमने क्लास में ना किया हो? एक सिंगल प्रोविजन भी ऐसा बता दो जो तुम्हें ये फील हो रहा हो सर हमने क्लास में तो किया नहीं। सब कुछ हमने क्लास में किया है। जो नोट्स तुम्हारे पास है चेक करो, उस नोट्स के अंदर सब कुछ है। प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है? क्वेश्चन पढ़ने की आ रही है बस। आओ जी अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आया जी 10 नंबर का। अब ये क्वेश्चन 10 नंबर वाला है, ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे विद प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे विद प्रेजेंटेशन, सोल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन देखो, कह रहा है अमेज लिमिटेड। अमेज लिमिटेड एक कंपनी है। अमेज लिमिटेड क्या है? एक कंपनी है, ध्यान रखना कंपनी है जी, कंपनी है। दिल्ली ए रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर है, दिल्ली का है, सप्लायर की लोकेशन दिल्ली है, कंपनी है। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें होती हैं याद करने की। मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की? मशीन की। हैज मेड ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ईच सच मशीनरी सप्लाई। अब जो वो मशीनरी सप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल आपको दी हुई है, उसकी डिटेल आपको दी हुई है। अब वो कहना चाह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी। याद करो सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो लिस्ट प्राइस दे रखा है मशीनरी का एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो है 10 लाख का। ठीक है, फिर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से तुम्हें सब्सिडी मिली है और ये सब्सिडी प्राइस से लिंक है 2,10,000 रुपए की। ठीक है, देखते हैं अभी। सब्सिडी मिली एनजीओ से जो प्राइस से लिंक है, कितने की है? 2 लाख की। ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स कह रहा है 2.5 लाख के। ये तो कंफर्म है कि 2.5 लाख रुपए म्युनिसिपल टैक्स के ऐड होंगे। सब्सिडी का ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी आगे जाके देखेंगे, बट म्युनिसिपल टैक्स तो ऐड करने हैं। पैकिंग चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे, इंसिडेंटल खर्चे हैं ये भी हमें ऐड करने पड़ेंगे वैल्यू में। अब वो कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी आफ्टर कंसीडरिंग द 2 सब्सिडी रिसीव। ये सबसे मेन लाइन है जी।
ये सबसे मेन लाइन है। वो कह रहा है जो आपको लिस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, ये दोनों सब्सिडी कंसीडर करने के बात है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, दोनों सब्सिडी कंसीडर करने के बात है। कंसीडर करने का मतलब क्या है? ये दोनों की दोनों सब्सिडी उस प्राइस में से माइनस की हुई है। अब जब दोनों सब्सिडी प्राइस में से माइनस की हुई है तो गवर्नमेंट वाली है, तो गवर्नमेंट वाली का तो कुछ भी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट वाली का तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हटा दो, अच्छी बात है, माइनस होनी भी चाहिए। नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस की हुई है तो ये 2 लाख रुपए हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 2 लाख रुपए में ऐड करने पड़ेंगे। तो वैल्यू देखना है यहां पे कितनी आ गई, 10 लाख प्लस में 2 लाख और फिर यहां पे 2.5 लाख और प्लस में 1,25,000, तो 15,75,000 रुपए की मेरी वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कह रहे हैं हाउ एवर द अदर चार्जेस फ्री कस्टमर ओवर एंड अबव, मतलब वो ओवर एंड अबव है, ठीक है। कह रहा है फर्दर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड ऑन परचेज। लो जी, अभी तक तो उसने बात की थी सप्लाई की, 15,75,000 रुपए की मशीन की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। उसने मशीन सप्लाई की है तो इस पे जीएसटी लगेगा, मतलब ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब वो कह रहा है आपने कुछ आइटम ना परचेज भी की है, तो अगर परचेज भी की है तो परचेज पे क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। चेक करो क्या क्या परचेज की है। मार्च के महीने की बात कर रहे हैं जी, किस महीने की बात कर रहा है, मार्च के महीने की। अब वो कह रहा है रॉ मटेरियल टू बी रिसीव इन द अप्रैल। लो जी, पड़ गया, कलेश आ गया जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अगर भाई साहब अप्रैल में, अगर वो अप्रैल में मटेरियल रिसीव कर रहा है अप्रैल में, तो मार्च में आईटीसी क्यों मिलेगा? मार्च में आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको यहां से हटा दो जी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है मेंबरशिप ऑफ क्लब। अब मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है ना, याद करो मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है और कोई ओब्लिगेटरी भी नहीं है, तो आईटीसी ब्लॉक है, क्रॉस कर दो। इनपुट रिसीव करने हैं 6 लोट में, जिसमें 1 लोट आपको इस मंथ में मिला। जब 1 लोट यहां पर मिला, याद करो लोट्स वाले केस में क्या होता है, जब लास्ट लोट मिलेगा उस टाइम पर सारा आईटीसी मिलेगा। याद है ना, लोट वाले केस में क्या है, जब लास्ट लोट मिलेगा तब आईटीसी मिलेगा, अभी तो मिलेगा ही नहीं, क्रॉस कर दो। इस पे भी आईटीसी नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ जी, ट्रक यूज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब बताओ ट्रक वाले केस में क्या आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का आईटीसी मिलेगा। फिर वो कहना चाह रहे हैं कैपिटल गुड्स, आउट ऑफ 3 आइटम 2 आइटम का इनवॉइस मिसिंग है जिसका जीएसटी 282 है। अब जिसका जीएसटी 282 है तो इसको तो हटा दो। अब इसमें से 282 अगर माइनस कर दूंगा तो बैलेंस यहां पर बचेगा 50 और 78,000 बचेगा मेरे ख्याल से। 78 बचेगा, कितना बचेगा, 350 माइनस में 282, 68। अब 68 प्लस में 150, तो 68 प्लस में 150 तो 2,18,000 रुपए का आपको आईटीसी मिलेगा जी। अगर आप चेक करोगे 2,18,000 रुपए का आपको आईटीसी मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो जी, यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन, तो 2,18,000 का आपको आईटीसी मिलेगा। अब उसने बोला सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव टैक्सेस हैं, सारी कंडीशन आईटीसी वाली सेटिस्फाइड है। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, भाई साहब इंटर स्टेट सप्लाई है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, उसने मशीन बेची है, मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है, मशीन की वैल्यू आ रही है 15,75,000, उस पर जीएसटी लगेगा 18%, तो 18% अगर जीएसटी लगेगा 15,75,000 रुपए का 18% अगर मैं निकालूंगा तो 2,83,500। इतना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है ना, क्योंकि ये आउटवर्ड सप्लाई का है और मुझे गवर्नमेंट से लेना कितना है, 2,18,000 रुपए का आईटीसी आया अभी, तो इसमें से 2,18,000 माइनस कर दूंगा तो 65,500 रुपए का नेट जीएसटी मुझे कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो जी, तो 65,500 का मेरे को नेट जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है ना, नहीं समझ में आ रहा? अबे नालायक, 1575 की मशीन निकाल ली है, वो मशीन की वैल्यू है, वो जीएसटी की वैल्यू नहीं है। तो 1575 पे इंटर स्टेट सप्लाई है, 18% जीएसटी इतना आ गया, तो इतना पैसा देना है, लेना कितना वो निकाल दिया, तो देने को लेने में से माइनस कर दो, नेट जीएसटी आ गया ना निकल के। क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी बोल दो फटाफट से। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? हैं, कितने नंबर का था? 5 नंबर का था क्या? पता नहीं, नंबर दिया ही नहीं उसमें। चलो जितने का भी था तो आंसर इसका 65,500 बनेगा जी, आंसर इसका 65,500 बनेगा। एक बार अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वैल्यूएशन वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वैल्यूएशन वाला है, जैसा भी हमने किया ना, जैसा भी हमने किया वैसा ही है जी। एक बार चेक करना कितना है। प्राइस ऑफ द मशीनरी यहां पे दे रखा है। पहली बात तो पहले बात यहां पे उसने यहां पे बोला है स्टैप लिमिटेड।
अब स्ट्रैप लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाई मशीनरी टू डिफेंड लिमिटेड, ए सप्लायर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, दोनों सेम स्टेट में। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिगार्डिंग द सेम। अब ध्यान से, प्राइस ऑफ मशीनरी, अब प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो है 5.5 लाख का है। फिर पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमाइस ऑफ डिफेंड लिमिटेड, अमाउंट हैज बीन पेड बाय द डिफेंड लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर इट वाज स्ट्रैप लिमिटेड लायबिलिटी। याद है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो सप्लायर का है उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 20,000 पे ऐड कर दोगे। फिर आगे देखो, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, इंसिडेंटल खर्चे हैं, ऐड करेंगे। डिस्काउंट 2% है प्राइस ऑफ द मशीनरी का, और जो उसमें रिकॉर्ड है मतलब प्री सप्लाई डिस्काउंट है। अब 2% 550 का, तो 11,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस हो गया। फिर स्टैप लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट 1% एट द ईयर एंड, ठीक है, बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विद एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। लो जी, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ये जो एडिशनल डिस्काउंट है क्या ये उस प्राइस से लिंक है? प्राइस से लिंक थोड़ा है, ये तो कह रहा है आप एडिशनल मशीनरी लोगे तब तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तो ये तो एडिशनल मशीनरी की खरीदने पर डिस्काउंट है, इस प्राइस से लिंक थोड़ा है। और जब ये डिस्काउंट प्राइस से लिंक ही नहीं है, इसका हम यहां पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यहां पे वैल्यू निकालनी है। बताओ, 5,50,000 प्लस में 20,000, फिर प्लस में 25,000, माइनस में 11,000, तो 5,84,000 जो है वो वैल्यू आ रही है। तो 584 की वैल्यू आ रही है यहां पे, ये आंसर निकल के आएगा। बताओ 5 नंबर में क्वेश्चन है यार, बताओ 5 नंबर में क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? ठीक है जी। अब एक बार आ जाओ, पहले उस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करते हैं, इस क्वेश्चन को हम विद प्रेजेंटेशन सोल्व करते हैं, जो भी है 10 नंबर का या 5 नंबर का जो भी है। बाकी अगर 10 नंबर का तो बल्ले बल्ले है भाई, अगर 10 नंबर का है। ठीक है, आ जाओ जी, एक बार इसको विद प्रेजेंटेशन सोल्व करते हैं जी। आओ अब लिख के करते हैं जी, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ जी, लिख के सोल्व करते हैं, आ जाओ जी। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल लो, कंप्यूटेशन पार्ट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अमेज लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अमेज लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसकी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है ना, ठीक है, वही बता रहा हूं तुम्हें। अब यहां पे एक तरफ लिखोगे पर्टिकुलर्स और एक तरफ यहां पे आ गया अमाउंट। सबसे पहला यहां पे आ गया लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी। अगर तुम्हें सेक्शन याद है तो लिख दो, नहीं तो रहने दो। 15(1) 10 लाख। रिकॉर्डेड इन इनवॉइस ना लिखा होता तो क्या करते, फिर वो डिस्काउंट नहीं आता जी। डिस्काउंट का इनवॉइस में रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, प्री सप्लाई डिस्काउंट का। आगे लिखो यहां पे जी, सेकंड पॉइंट, सब्सिडी अमाउंटिंग टू ₹210,000 receive from central government not includable in above
वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2). तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा जी, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा जी। ठीक है। तीसरा, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ सिंस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी एंड प्राइस considered subsidy, hence such subsidy is includable in value। इसको 2 लाख रुपए को यहां पे ऐड कर दो जी, 2 लाख रुपए को यहां पे ऐड कर दो। ठीक है जी। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूडेबल इन वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2) सिंस टैक्स अदर देन जीएसटी is to be includable। कोई भी टैक्स अगर अदर देन जीएसटी है उसको हम इंक्लूड करते हैं। कितना आ रहा है ये? 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। फिर नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है? पैकिंग चार्जेस। इंक्लूडेबल इन वैल्यू कॉमा बीइंग एन इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सप्लाई। कितना? 1,25,000। हाँ बिल्कुल, उड़ान वैस देख लो जी, उड़ान वैस देख सकते हो बिल्कुल जी। 1,25,000 जी। अब यहां पे क्या आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई दैट इज 15,75,000। 15,75,000। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ पर मशीन सप्लाई कितनी है? 15,75,000। जीएसटी रेट 18% इंटरस्टेट। तो आईजीएसटी जो बनेगा 15,75,000 रुपए का 18%, 2,83,500 इतना बनेगा जी। तो हेमंत ई वे बिल भी करो ना, ई वे बिल भी करो, छोड़ना क्यों उसको? ई वे बिल भी करो जी। अच्छा, अब ये तो मेरा हो गया कि मेरे को जीएसटी कितना देना है। ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, ये मेरी क्या है? आउटवर्ड सप्लाई है। अब यहां पे लिखो पॉइंट नंबर 2, कंप्यूटेशन
ऑफ आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आईटीसी कितना अवेलेबल होगा जी? हाँ जी, उड़ान बैच में ऑलमोस्ट सभी चैप्टर हैं जी। ठीक है जी, आईटीसी कितना अवेलेबल होगा, अब यहां पे लिखो वही जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब लिखो यहां पे पहला, यहां लिखो रॉ मटेरियल आईटीसी not allowed as such material not received in March। तो अगर मार्च में नहीं मिला तो इस महीने में आईटीसी भी नहीं मिलेगा जी, क्योंकि मटेरियल आपको मार्च में मिला ही नहीं है जी। सेकंड, मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉई इन द फैक्ट्री नोट ऑब्लिगेटरी एज पर लॉ। ऑब्लिगेटरी नहीं है जी, तो यहां पे आईटीसी ब्लॉक्ड एज पर सेक्शन 17(5), इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा जी, इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि 17(5) के अंदर ब्लॉक है और वैसे भी ऑब्लिगेटरी नहीं है जी। तीसरा पॉइंट, इनपुट received in 6 lot but only 1 lot received in March। एक लोट आपको मार्च के अंदर मिले तो नो आईटीसी अलाउड सिंस ITC allowed at the time of received of last lot। जब आप लास्ट लोट रिसीव करोगे तभी आपको आईटीसी मिलेगा जी। सेक्शन नहीं लिखने पर कितने मार्क्स कटते हैं? इंटर मतलब इंटर लेवल पे नहीं कटते, इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं मार्क्स कटते, फाइनल लेवल पे कट जाते हैं। तो भी इंस्टीट्यूट तुमसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप सेक्शन लिख के आएंगे, लिख के आ रहे हैं तो वो शायद एक्स्ट्रा नंबर खुश होके दे दे, ठीक है, बट अगर नहीं लिख के आ रहे तो वो नंबर नहीं काटेगा। तो उसकी टेंशन मत लो कि अगर हम सेक्शन नंबर ना लिख के आए तो मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं। अगर आपके प्रोविजन सही है, प्रेजेंटेशन बड़ी है, वो नंबर पूरे दे देगा आपको, ठीक है। आगे लिखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पे लिखो आईटीसी अलाउड ऑन गुड्स मोटर व्हीकल एज पर सेक्शन 17 एंड such vehicle used in the course or furtherance of business। तो कितना है जी? 1.5 लाख रुपए जी, 1.5 लाख रुपए। पांचवा, कैपिटल गुड्स
अब कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या है जी, आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड ओनली ऑन द basis of valid document, that is invoice, and in this case two invoices are missing, hence no ITC allowed of सच टू इनवॉइस। उस इनवॉइस का आईटीसी मिलेगा नहीं, तो कितने का मिलेगा फिर? मेरे ख्याल से आपकी वैल्यू कितनी थी जी? आपकी वैल्यू जो इनवॉइस की निकल के आ रही है 3.5 लाख रुपए की वैल्यू थी ना यहाँ पे। यहाँ पे 3.5 लाख में से 2,82,000 माइनस कर दोगे तो 68,000 का आपको आईटीसी मिलेगा जी बस। तो टोटल आईटीसी जो मिलेगा, टोटल आईटीसी अलाउड जो है वो 2,18,000 रुपए का आईटीसी है। टोटल आईटीसी अलाउड जो है वो 2,18,000 रुपए का आईटीसी आपको निकल के आ रहा है जी। ठीक है, अब यहां पे लिखो तीसरी टेबल, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश। आपको नेट जीएसटी कितना कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, नेट जीएसटी कितना कैश में देना पड़ेगा जी। अब यहां पे पर्टिकुलर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सबसे पहले यहां पे लिखो सप्लाई ऑफ मशीन। कितना था सप्लाई ऑफ मशीन में? आई थिंक 2,83,500 ना, इतना था ना, 2,83,500 इतना ही था जी। ठीक है जी, रेफर 0.1, फिर माइनस में आईटीसी अलाउड, रेफर 0.2। अब कितना मिलेगा? 2,18,000। तो यहां पे आपका निकल के आएगा नेट जीएसटी पेबल इन कैश। तो यहां पे आएगा आपका 65,500 रुपए। 65,500 रुपए आपका नेट जीएसटी पेबल कैश में आएगा जी। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी। हाँ जी, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो फटाफट से बता दो। क्लियर है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा अब इसकी प्रेजेंटेशन आपने खुद करनी है। इसकी प्रेजेंटेशन जो है, इसकी प्रेजेंटेशन आपने खुद करनी है। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ना, ये वाला जो भी हमने किया क्वेश्चन, इसकी कर सकते हो ना भैया। हमने सोल्व तो कर ही लिया है, सेम पैटर्न पे होगा। यहाँ पे तुम क्या लिख के आओगे? यहाँ पे लिख के आओगे 15.1 का रेफरेंस दे के आओगे ना, 15.1 का रेफरेंस दे के आओगे। यहाँ पे रेफरेंस क्या दे के आओगे? 15.2 का रेफरेंस दे के आओगे। क्यों इंक्लूड किया जी? जल्दी बोलो क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि एक्सपेंडिचर मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बट इंकर बाय रेसिपिएंट, तो उसको हम ऐड करेंगे, वो आप इसका रेफरेंस देके आओगे। फिर यहां पे इंसिडेंटल टेस्टिंग खर्चे, ये भी 15.2 में इंक्लूड किया। क्यों इंक्लूड किया? इंसिडेंटल खर्चे और एंसिलरी खर्चे ऐड होते हैं। डिस्काउंट क्यों माइनस किया? प्री सप्लाई डिस्काउंट है, इनवॉइस में रिकॉर्डेड है, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। यहां पे रेफरेंस देख के आओगे सेक्शन 15.3 का। क्या देखे आओगे? 15.3 का रेफरेंस। ये डिस्काउंट माइनस क्यों नहीं किया? रीजन क्योंकि ये डिस्काउंट प्राइस से लिंक नहीं है, और जो डिस्काउंट प्राइस से लिंक नहीं है ना, तो वो डिस्काउंट माइनस नहीं होता। तो इस डिस्काउंट के बारे में आपको लिख के आना पड़ेगा कि डिस्काउंट प्राइस से लिंक नहीं है, इसलिए डिस्काउंट हम यहां से माइनस नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो वैल्यू आपको निकाल दी 584, ये आंसर निकल के आएगा। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं जी, इसके आगे की क्वेश्चन। अच्छा, ये एमटीपी अगेन उसी लिंक के अंदर मैंने अपलोड कर दी है, जो लिंक तुम सबके पास है। नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, अदरवाइज टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने वो पूरा का पूरा मैसेज बना के भेजा था, उसमें लिंक है, तो इसके अंदर मैंने अपलोड कर दी है। अब ये जितने भी अगले क्वेश्चन है ये सारे कल हमें सोल्व करने हैं जी, ये सारे कल हमें 15.4 और 15.5 तो रूल्स के हैं जी, वो अभी किसी काम के नहीं है। 15.4 और 5 तो रूल्स के हैं, ठीक है। तो एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चन कल हमें यहां पे अपने कंप्लीट करने हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन को फिर मैं विद प्रेजेंटेशन में तुम्हें लिखवा दूंगा, बस ये पर ध्यान दो। तो आज हमने कितने नंबर पक्के कर लिए? आज हमने जो नंबर पक्के कर लिए हैं, मेरे ख्याल से हमने ये समझ नहीं आ रहा कितने नंबर का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कितने नंबर का? 35 नंबर का ना पेपर। तो 10 और 5 15, 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35। 3 क्वेश्चन करने हैं ना कोई? कितने क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं इसमें से? 4 में से, अच्छा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। हाँ, तो 10 नंबर का है भाई साहब, तो मतलब हमने 10 और 5 15 और 15 30 नंबर का हमने काम खत्म किया जी। 10 नंबर का भाई साहब, सही है जी, फिर तो ठीक है जी, डन है। चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास मेरी, ठीक है। बाकी फिर हम कल वाली क्लास के अंदर मिलेंगे सेम टाइम पर, और कल हम ये एमटीपी खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जी। उसके बाद हम करेंगे मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू किए ना, उसका भी पीडीएफ मैंने उसी लिंक में डाला हुआ है, उसका भी पीडीएफ मैंने उसी लिंक में डाला हुआ है। तो आपको मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसमें से करवा दूंगा, जो भी चैप्टर वाइज होंगे जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। होमवर्क आपको मैंने दे दिया जी, होमवर्क आपको दे दिया। बाकी जो भी क्वेश्चन है एक बार आपने वो ट्राई करके आने हैं, बाकी हम कल करेंगे ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अच्छा एक सुनो, चलो कल बताऊंगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।